हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे क्लास 6 की साइंस। तो चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है तंतु से वस्त्र तक। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं तंतु से वस्त्र तक, यानी कि तंतु से हमारे वस्त्र किस प्रकार बनते हैं। तंतु से रेशे धागे, तो मतलब तंतु है जो, उससे वस्त्र किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि वस्त्रों में विविधता। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वस्त्रों में विविधता। तो वस्त्रों की विविधता का मतलब है कि वस्त्र कितने प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि सूती है, ऊनी है, रेशमी है, यानी कि संश्लिष्ट जो हमारे कृत्रिम है उसके हैं। तो किस प्रकार के वस्त्र हैं उसके लिए यहाँ पे क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया है कि आपको किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण करना है और सिलाई के बाद वहाँ पे जो बचे हुए कपड़ों की कतरन आपको एकत्रित करनी है और कपड़ों की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उनका अनुभव करके देखना है। दर्जी की सहायता से उनसे पूछना है कि ये कपड़ों पर सूती, रेशमी, उन्हें संश्लिष्ट के लेबल लगाने का आपको प्रयत्न करना है। तो ये क्रियाकलाप आपको यहाँ पे दिया गया है। आप ये जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कपड़े किस प्रकार से बनते हैं। आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो इसका टुकड़ा प्रतीत होता है, जैसे कि आपने दिखाया गया है। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है, बताया एक क्रियाकलाप और दिया कि आपको सूती कपड़े का एक टुकड़ा लेना है। मतलब सूती कपड़े का आपने एक टुकड़ा लिया, उसके किनारे पे आपने कोई ढीला सा धागा ढूंढना है और क्या करना, उस धागे को बाहर निकालना है। वो बाहर निकाल के अ, उसको आपको सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। बाहर निकालने के बाद आपको धागा देखना है और आपको देखना है धागा किस वस्त्र से बना है। अब धागे को सुई में पिरोने का प्रयत्न करना है, इस प्रकार से प्रयत्न करना है आपको। तो दो धागे का जो सिरा है कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा करने पर धागे को सुई की नोक से गुजारना कठिन हो जाता है और धागे में दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियां होती है हमारी, जो ये पतली लड़ियां होती हैं और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। यानी कि जो धागा हमारा बहुत पतली पतली लड़ियों से बना होता है उन्हें क्या कहेंगे, तंतु। यानी कि तंतु क्या है, तंतु धागे की सबसे छोटी इकाई है, उसे क्या कहेंगे, तंतु है, जिसे धागा बना हुआ है। वस्त्र धागे या धागों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जो धागे हैं वो आगे हमारे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तो बात सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि जो धागे की जो इकाई यानी कि जो तंतु है, ये तंतु आते कहाँ से हैं। जैसे कुछ वस्त्र जैसे सूती है, जूट है, रेशमी है, ऊनी जो तंतु है, जो इनके हमारे इनके जो तंतु होती है पादपों से मिलेंगे। फिर कहाँ से मिलेंगे, जंतुओं से मिलेंगे। पादपों से मिलेंगे तो हमें कहाँ से मिलेंगे, जंतुओं से मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहेंगे हम प्राकृतिक तंतु कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राकृतिक तंतु कहेंगे। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं को उदाहरण है। तो आपको उससे पूछा जाए कि हमें पादपों से कौन से तंतु प्राप्त होते हैं, मीन्स कि ऐसे तंतुओं का नाम लिखो जो हमें किससे मिलते हैं, पादपों से मिलते हैं। तो हमें पादपों से दो प्रकार के मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा यहाँ से पादपों से रुई और जूट मिलेगा। ठीक है, रुई और जूट को हम पादपों से प्राप्त करते हैं। बाकी जैसे ऊन हो गया और रेशम हो गया, इनको हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो ऊन तथा रेशम को हम जंतु से प्राप्त करेंगे। ऊन हमें किससे मिलेगी, देखो आपको ध्यान रखना, ऊन हमें किससे मिलेगी। अब आपसे पूछा जाए कि ऊन हमें किससे मिलेगी, तो हम बोल देंगे भेड़ से मिलती है ऊन, भेड़ से, याक से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ऊन है हमारी, ऊन भेड़ बकरी की कर्तन से ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, किसे मिलेगी, भेड़ बकरी की कर्तन से ऊन प्राप्त होती है। इसे खरगोश या ऊँटों के बालों से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊन देने वाले पशु कौन कौन से, तो ऊन हमें किससे मिल रही है, ऊन हमें भेड़ से, बकरी से और खरगोश, याक और ऊँटों के बालों से मिलती है। और रेशमी तंतु रेशम कीट को कौन से खींचा जाता है, यानी कि जो रेशमी तंतु हमारा रेशम का कीट है उससे हमारा बनता है। ठीक है, अब हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं थे, वे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें क्या कहेंगे, संश्लिष्ट तंतु कहेंगे। नहीं, क्या कहेंगे, संश्लिष्ट तंतु। यानी कि पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, उन तंतुओं का निर्माण किया जाए, जैसे क्या कहेंगे, संश्लिष्ट तंतु। यानी कि जो संश्लिष्ट तंतु है वो मानव निर्मित तंतु है, जिसका प्रयोग हम केमिकल से या रासायनिक पदार्थों से कर रहे हैं। वो मानव निर्मित नहीं कह रहे, संश्लिष्ट तंतु कह रहे हैं, जो हमें ना तो पादपों से मिलते हैं ना हमें जंतुओं से मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, यहाँ पे एक्रिलिक हो गया है। तो ये संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण आपसे पूछा जाए कि संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, संश्लिष्ट तंतुओं के
कुछ उदाहरण है। तो संश्लिष्ट तंतु है ना में जंतुओं से मिलेंगे ना में पादपों से मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट, कुछ पादप तंतु, यानी पादपों से कौन कौन से तंतु मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि पादपों से हमें रुई मिलेगी और जूट मिलेगी। तो यहाँ पे आपने कभी रुई का परीक्षण किया होगा, कभी ना कभी आप अपनी रुई की पत्तियां बनाई होंगी। ठीक है, तो रुई का उपयोग हम गद्दों, रजाइयों तकियों में भी हम रुई का प्रयोग करते हैं। अब रुई का आपने कुछ टुकड़ा लिया और उसको हम खींच के पृथक करते हैं, तो हमें ध्यान से देखने पर हमें दिखता है जो रुई हमारा बिल्कुल महीन महीन तंतुओं से निर्मित होती है। ठीक है, जो ये तंतु आपको दिख रहे किसके तंतु, ये हमारे कपास के तंतु होते हैं। जो कपास है वो कपास कहाँ से आती है, जो कपास होती है उसका एक पौधा होता है जिसको उगाया जाता है। इनके कपास को खेतों में उगाया जाता है और साधारणतः जो कपास के पौधे हैं वहां उगाए जाते हैं जहाँ मृदा कैसी हो, काली हो और जलवायु कैसी उष्ण हो। यानी कि कपास का पौधा काली मृदा और उस जो जलवायु उष्ण होनी चाहिए उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां ये हैं। ठीक है, तो जहाँ कपास की कृषि की जाती है। ठीक है, और जो कपास है हमारा, कपास पादप के जो फल होते हैं, यानी कि कपास है वो गोलक है, लगभग नींबू के आकार का फल होता है। ठीक है, और जो पूर्ण परिपक्व होने पर जो बीज है टूटकर खुल जाते हैं। और अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले को देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट व्हाइट जो दिखता है खेतों में जो दिख रहा है वो खुल जाएंगे, इसके अंदर बिनौले होते हैं और बाहर रुई होती है और उसको यहाँ से उसको फिर हाथ से बीन लिया जाता है। इसको फिर हाथ से यहाँ पे बीन लेंगे। साधारणतः इन कपास की बोलों को हस्त द्वारा चयन कर लिया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंतकन द्वारा पृथक किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि कपास के बीजों किससे पृथक करते हैं, तो कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कपास कोटना भी कहते हैं। और प्रारंभिक ढंग से कपास हाथों से उठी जाती थी, लेकिन आजकल किससे उठते हैं, हम मशीनों से उठते हैं, मशीनें से उठेगा। अब बात करते हैं जूट की। जो जूट है वो, यानी कि जूट को हम कहते हैं पटसन। जो पटसन है वो पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। सबसे पूछा जाए कि पटसन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो पटसन है वो जो पटसन का पौधा उसके तने से हमें प्राप्त होता है पटसन। वो भारत में इसकी खेती कब होती है, वर्षा ऋतु में इसकी खेती होती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से कहाँ मिलेगा, पटसन पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप की पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यानी कि पुष्पन अवस्था में पटसन को काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने से जो तने हैं वो गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो पटसन का जो धागा वो तैयार होता है। अब सूती तारों की कताई किस प्रकार से करते हैं, अब देखते हैं। कताई होता है धागा बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। एक हाथ में आपको कुछ रुई लेनी है और दूसरे हाथ के जो अंगूठे तथा तर्जनी उंगली के बीच रुई आपको भरनी है और धीरे धीरे इस रुई को बाहर की ओर खींची तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। तो रेशों से जो तागा बनाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, कताई। रेशों से तागा बनेगा तो क्या कहेंगे, कताई। और इस प्रक्रिया में रुई के एक पूंज के रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से जो रेशे हैं वो पास पास आ जाते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से तागा बन जाता है। तो पहले समय में ये कताई हमारे चरखों के माध्यम से होती थी। तो इस प्रकार से पहले कताई हुआ करती थी। आजकल जो कताई किससे होती है, मशीनों से की जाती है। ठीक है, अब कताई के लिए सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई के उपयोग में होने वाली एक अन्य युक्ति का चरखा है। यानी चरखे का उपयोग तो हम पहले करते थे, लेकिन आजकल मशीनों के माध्यम से होता है। और चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तो तागों से बुने वस्त्रों को पहनने अथवा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो चरखा आपने देखा होगा। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन निर्माण करने का प्रयत्न किया था, जिसे खादी तथा ग्रामोद्योग भी कहते हैं। वृहत पैमाने पर तागों कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो यानी कि पहले तागों कताई कौन किस प्रकार से करते थे, हाथ का जो चरखा होता है उसके माध्यम से करते थे, लेकिन आजकल ये सारे कार्य कौन करता, मशीनें करती हैं। अब तागों से वस्त्र किस प्रकार बनते हैं, तागों से वस्त्र बनाने की बहुत सारी विधियां होती हैं, जिनमें हमारी जो दो विधियां हमारी बुनाई और बंधाई है। तो बुनाई किस प्रकार से होगी, ठीक है, तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या है, बुनाई है। तागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करेंगे और
और इस प्रकार से वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है, क्या बुनाई है, बुनाई वीविंग कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बुनाई होती है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है कि आपको भिन्न भिन्न रंगों की 2 कागज की शीटें लेनी है। दोनों में 30 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई के वर्गाकार शीट लेनी है। अब दोनों शीटों को आधा मोड़िए। जैसा यहाँ पे दर्शाया गया है चित्र में, दोनों शीटों को खींची जा गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर पतली शीटों को मोड़कर खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों को चित्र में दिखाए अनुसार बुनिए। मैं पट्टियों को बुनने के पश्चात का नमूना यहाँ पे इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कागज की पट्टियों से बुनाई होती है। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे किस प्रकार से बुनाई हो रही है। सही ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते थे या फिर पहले जो करघे थे वो हस्त प्रचलित थे, लेकिन आजकल करघे क्या है, वो विद्युत प्रचलित हैं। तो एक विशेष प्रकार की बुनाई यहाँ पे दी गई है। आप देखते हैं यहाँ पे आपने स्वेटर को बुनते देखा होगा कि स्वेटर किस प्रकार से बुना जाता था। तो एकल तागे का उपयोग करके वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता था। एकल तागे का प्रयोग करके क्या आपने किसी फटे हुए मोजे या किसी तागे को खींचकर देखा है? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होता है कि जो तागा होता है, एकल तागा खींचता चला जाता है। आपने स्वेटर को देखा होगा कि पहले टाइम में जो स्वेटर होते हैं, जो हाथ से बने होते थे, या उसके अगर हम एक धागा खींचते हैं तो पूरी जो स्वेटर खुलती चली जाती है, खुलती चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से एकलता की जो सिलाई है वो खुलती चली जाएगी। तो वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की जो बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का प्रयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग हम पहनने की विविध वस्तुएं बनाने में करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बुनाई हमारी होती है। अब देखते हैं वो जो वस्त्र सामग्री का इतिहास किस प्रकार से है। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतु की चर्म अथवा समूर में अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ और जो डलियाँ होती, टोकरियाँ होती हैं, उनको बनाना सीखा है। और लताओं, जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठन देके लंबी लड़ियाँ बनाई हैं। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया है। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे और गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में ये उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक प्रकार का पादप है जिनसे एक प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। और प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों को सिलाई करके कपड़े पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आई हैं, परंतु क्या आश्चर्यजनक बात यह है कि आज भी साड़ियों, धोती और लुंगी तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में अत्यधिक विविधता दिखाई देने लगती है। अब यहाँ पे देखिए जो कपास का गोलक होता है, कपास का गोलक है, कपास को ओट लिया यहाँ पे, यानी कि बुन लिया, चुन लिया और उसका रेशम बनाया, यानी कि धागे बनाए, फिर धागों से हमने कताई की नहीं, पहले जो रेशे थे, कपास के रेशे लिए और रेशे को कताई करके धागे बनाए और धागों से बुनाई और बंधाई करके हमें वस्त्र बनाए। तो इस प्रकार से जो कपास से हमारा जो वस्त्र हो तैयार होता है। कैसे? कपास गोलक था, कपास गोलक को पहले हमने ओटा, ओट के उसकी रेशे अलग की, रेशों की कताई की, रेशों की कताई से धागे बनाए, धागों से बुनाई और बंधाई करके वस्त्र बनाए। तो ये था हमारा आज का पाठ। आपने इस पाठ से क्या सीखा है? अभी देखते हैं सारांश। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे कि सूती है, रेशमी है, ऊनी और पॉलिएस्टर है। वस्त्र है हमारे वो धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, यानी कि वस्त्र धागों से बनते हैं। और धागे है वो किससे बनेंगे? तंतुओं से, यानी कि जो तंतु है वो वस्त्र की सबसे छोटी इकाई, आप ऐसे बोल सकते हैं, सबसे छोटी यूनिट है। तंतु से धागा बनेगा, धागे से वस्त्र बनेंगे। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या फिर संश्लिष्ट होंगे, यानी ये तंतु या तो प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित है। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है, जबकि जो नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, कुछ संश्लिष्ट हमारे तंतुओं को उदाहरण है। रुई है, जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। तो ये था हमारा आज का पाठ। तो उम्मीद आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही कराऊँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।